हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में। नॉर्मली वैक्सीन क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बॉडी में डाला जाता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाए। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का? जैसे बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है, लाइक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिससे ब्लड प्योर बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। उसी तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम सांस लेते हैं। वैसे ही एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, जिसका रोल है बॉडी में आता हुआ कोई भी बाहरी पार्टिकल या फिर पैथोजन वो होता है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फंगस हो सकता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है या बीमारियां फैलाता है। उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम जो है होता है। नॉर्मली क्या होता है जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है या हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है। बट जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इतना फास्ट या फिर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे वर्क नहीं कर पाता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया को मार सके, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ऐसे में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है वो फाइट करते करते मर भी जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हम वैक्सीन को डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब हुआ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। किसी भी घातक बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब हम वैक्सीन के बारे में बात करें। वैक्सीन जो होते हैं टिपिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन में बनाए जाते हैं। ये पैथोजन के ही कुछ एक पार्ट को लिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, या फिर उनका ही बॉडी का कोई एक टुकड़ा हो गया, या उनकी टॉक्सिन्स या फिर सरफेस प्रोटीन हो गई जो उनके शरीर पर प्रेजेंट होती हैं। उसको लेकर ही हम वैक्सीन का डेवलपमेंट करते हैं और बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करा देते हैं। जब हम पैथोजन के किसी भी पार्ट को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, तब क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाती है। जैसे ही पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी सबसे पहले इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, जो कि है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो जन्म से किसी भी इंसान में उपस्थित होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, वो पैथोजन को मारने की कोशिश करता है, बट वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाता है। तो अब इन्नेट इम्यूनिटी जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है वो उस पैथोजन के अकॉर्डिंग, जैसा कि पैथोजन होता है बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस है, उसके ही अकॉर्डिंग वो अडाप्ट कर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एडाप्टिव इम्यूनिटी का एक्टिवेशन होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एंटीबॉडीज वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही फाइट करती हैं और उनके बॉडी से बाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उन्हें सर्च करके ढूंढ कर ख़त्म करती हैं। अब इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है। इससे हमारी इम्यूनिटी और बिल्डअप हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम फिर से हेल्दी हो जाते हैं। जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ के साथ साथ कुछ मेमोरी सेल भी बनाती है, जो कि स्टोरेज का काम करती हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, हम कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं या फिर याद करते हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोरेज की तरह स्टोर हो जाता है। उसी तरीके से एडाप्टिव इम्यूनिटी मेमोरी सेल बनाती है जो स्टोर करती है। अब क्या होता है, इन फ्यूचर कभी भी दोबारा वही पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस, जो भी हम कह सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है या हमें बीमार करने की कोशिश करता है, तो वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और उसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी उनको बना करके तुरंत ही उनको मार देती हैं और ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो वैक्सीन के ये फ़ायदे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस की। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीन को किसी भी पर्सन के अंदर
इंजेक्ट करा देते हैं और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी पर्टिकुलर बीमारी या डिजीज के अगेंस्ट, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस वो होता है कि वैक्सीनेशन के द्वारा कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहेंगे। अब हम आइए बात करते हैं वैक्सीनेशन की हिस्ट्री के बारे में। वैक्सीन और वैक्सीनेशन का टर्म दिया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर, एक साइंटिस्ट थे। सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप करी थी। स्मॉल पॉक्स की ये वैक्सीन काउ पॉक्स पे डेवलप की थी। काउ पॉक्स एक वायरस है जो स्मॉल पॉक्स से एकदम सिमिलर होता है और इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है वेरियोली वायरस के अगेंस्ट। वेरियोलेशन का मतलब होता है कोई पर्सन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो गया है, मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब हमने उसकी एंटीबॉडीज को लेकर किसी दूसरे पर्सन के एंटीबॉडी में इंजेक्ट करा दिया, तो ये प्रोसेस वेरियोलेशन कहलाई। ये सिर्फ स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के केस में ये टर्म दिया गया, वेरियोलेशन। अब एडवर्ड जेनर ने ऐसा उन्होंने किया, उनकी हाइपोथेसिस थी कि अगर कोई टारगेट काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, क्योंकि काउ पॉक्स जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स के वायरस के सिमिलर है। तो वेरियोलेशन प्रोसेस उन्होंने काउ पॉक्स से लिया और इंजेक्ट कर दिया, जिससे स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इस वैक्सीन के डेवलपमेंट से, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के डेवलपमेंट से एडवर्ड जेनर को फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। उसी के बेस पर आगे की वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब हम जानेंगे वैक्सीन के टाइप्स के बारे में। ये कितने टाइप की होती हैं। पहला टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा है इनएक्टिवेटेड या किल्ड एंटीजन सब यूनिट प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन थर्ड है, फोर्थ है टॉक्साइड या इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, एंड नेक्स्ट वन है आरएनए बेस्ड वैक्सीन। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये वैक्सीन किस तरीके से काम करती हैं और कैसे डेवलप हुई। पहले हम बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। जैसा कि इसका नाम है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का प्रिंसिपल हमने जान लिया था पहले ही कि हम उस बैक्टीरिया या वायरस के ही लाइव पार्ट को लेते हैं इसमें और उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को हमने उठाया और किसी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ऐसे तो वो फिर से बीमारी फैला सकता है। तो हम उस बैक्टीरिया या वायरस को लेते हैं, उसके जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, बीमारी करने की क्षमता जो होती है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो वायरस या बैक्टीरिया बीमारी तो नहीं फैला सकता है लेकिन बाकी चीज़ें उसके अंदर होंगी, और डायरेक्टली इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी में, जिससे उस बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है और एंटीबॉडीज बनती हैं उस बीमारी के अगेंस्ट और वो फाइट करता है इम्यून सिस्टम उसका। ये वैक्सीन जो होती हैं स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं लॉन्ग लास्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि मेमोरी सेल बन जाती हैं और फिर कभी वो पर्सन दोबारा उस बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो मेमोरी सेल एक्टिवेट होकर दोबारा एंटीबॉडीज़ बना के उन्हें किल कर देती हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उसमें एंथ्रेक्स है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन का नाम है BCG। ये BCG वैक्सीन बच्चों में दी जाती है। फिर सैल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए है और प्लेग है। उसी तरीके से वायरल इन्फेक्शन में मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, इन तीनों की एक कंबाइंड वैक्सीन आती है जिसे MMR कहते हैं। फिर पोलियो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड एंटीजन वैक्सीन। जैसा कि नाम से पता चलता है इनएक्टिवेटेड या किल्ड मतलब यहाँ पर हम बैक्टीरिया को या फिर बैक्टीरिया या वायरस जो कि बीमारी फैलाते हैं उनको किल कर देते हैं या फिर उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं जिससे उनकी ग्रोथ ना हो पाए और उसे इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में।
जिससे उनकी डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शन करने वाली जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिससे वो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। बट इन वैक्सीन्स का ये एक ड्रॉबैक है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती हैं इन कंपैरिजन टू लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के, तो इसलिए इनको मल्टीपल डोजेज या बूस्टर में देना पड़ता है। मतलब फर्स्ट डोज देनी पड़ेगी, उसके बाद सेकेंड डोज लगेगी कुछ महीनों के अंतराल पे, और ये सेफ होती हैं और काफ़ी स्टेबल होती हैं। इनएक्टिवेटेड किल एंटीजन वैक्सीन के एग्जांपल्स में बैक्टीरियल डिजीज़ जो होते हैं, कोलरा है, परचूसिस है एंड प्लेग है। परचूसिस है, डीपीटी है, डिप्थीरिया, परचूसिस एंड टिटनेस, ये कंबाइंड वैक्सीन होती है डीपीटी, जो तीनों डिजीज़ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा वायरल डिजीज़ के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, वायरल वैक्सीन में रेबीज़ वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है जो कि कोवैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड किल एंटीजन पे ही बेस्ड है। अब नेक्स्ट वन है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड नाम से ही पता चलता है टॉक्सिन से रिलेटेड है कुछ, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया या वायरस टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, तो उस टॉक्सिन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं केमिकली या हीट ट्रीटमेंट देके उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं और उसे इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी में, जिससे उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन्स या फिर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और उन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट फाइट करता है। अब टॉक्साइड के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, इसकी एक कंबाइंड वैक्सीन है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं डीपीटी परचूसिस के लिए, तो ये कंबाइंड वैक्सीन है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परचूसिस एंड टी फॉर टिटनेस। ये कंबाइंड वैक्सीन होती है, एंटीटॉक्सिन होती है जो बच्चों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। उसके अलावा है बोटुलिनम टॉक्सिन जो कि फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन होता है। ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनमें टॉक्सिन सिक्रीट होता है, तो इन टॉक्सिन सिक्रीटिंग पैथोजन के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिजीज अगर किसी को होती है तो हम उसे टॉक्साइड वैक्सीन देते हैं जो कि एंटीटॉक्सिन बनाता है और उन्हें किल करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन की। सब यूनिट और टॉक्साइड वैक्सीन लाइव पैथोजन को कंसिस्ट नहीं करते हैं। टॉक्साइड में तो आपको पता चल गया कि उसमें टॉक्सिन रहता है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। सब यूनिट में क्या होता है, हम बैक्टीरिया या वायरस के जो सरफेस होती है, उनकी आउटर कवरिंग होती है, उनकी जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होगी, उनको ही कुछ पार्ट उस प्रोटीन का लेते हैं और उसे इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी में, जिससे प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम फिर ट्रिगर हो जाता है और उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके किल कर देता है। इस वैक्सीन में भी मल्टीपल डोजेस की ज़रूरत होती है जिससे इनकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में हम सब यूनिट वैक्सीन देते हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन की। ये एक नई टाइप की वैक्सीन है जिसमें हम किसी वेक्टर में, वेक्टर का मतलब होता है कोई एक मीडियम या फिर कैरियर कह सकते हैं, जो हमारी आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड को लेके जाएगा दूसरे की बॉडी में। आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो होती हैं वो रिलेटिवली डेवलपमेंट में है, मतलब अभी इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ है, रिसर्च प्रोसेस इस पे जारी है। साइंटिस्ट जो हैं वायरस या बैक्टीरिया के जीनोम को सीक्वेंस करते हैं। उन सीक्वेंस में एमआरएनए होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है। उस एमआरएनए को प्यूरिफाई करते हैं और उसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं इन वैक्सीन। ये प्रोटीन जो है एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देती हैं और इफिशियंसी उनकी बढ़ा देती हैं, ट्रिगर कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी को पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय इम्यून सिस्टम। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। आरएनए बेस्ड जो अप्रोच लगाया जा रहा है, ये वैक्सीन जो आरएनए बेस्ड है वो काफ़ी यूजफुल है कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट में। क्लिनिकल ट्रायल इन पे चल रहा है, अभी रिसर्च वर्क इन पर जारी है। सार्स कोविड-2 वायरस का जीनोम सीक्वेंस करके इस पर वैक्सीन, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन डेवलप करने का प्रोसेस अभी चल रहा है। ये वैक्सीन काफ़ी फास्टर होती हैं और चीप भी होती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं, ईजिली
एक बड़े आउटब्रेक या फिर पेंडेमिक से लड़ने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीका है इन वैक्सीन का। तो एक तरीके से कह सकते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन में कि हम उस वायरस और बैक्टीरिया के ही आरएनए जो कि प्रोटीन कोड करता है उसको हम आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं और उसको इंजेक्ट कराते हैं हम किसी बॉडी में, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो सके उस पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इन वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है। अब हम एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहली बात तो ये कि वैक्सीन लगाने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देगा, बिल्डअप होगा, स्ट्रांग होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी बॉडी में और काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं ये वैक्सीन्स। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। लॉन्ग टर्म कैसे होगा? क्योंकि इम्यून सिस्टम जब एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा उसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल बनती हैं। अब ये मेमोरी सेल जब भी इन फ्यूचर में वही बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक्टिवेट होंगी ये मेमोरी सेल और एंटीबॉडीज़ बना के उसे तुरंत किल कर देंगी। वैक्सीन के एक एडवांटेजेस ये भी हैं कि बहुत कम नंबर के डोजेज में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बहुत सारे एंटीजन का मतलब हो गया कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है, बाहर का, हमारे शरीर के बाहर का पार्ट है जो कि खराब है, बीमारी फैला सकता है, उसके अगेंस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इनका कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई कॉज नहीं होता है, माइल्डली एडवर्स इफेक्ट होगा इनका, जस्ट लाइक हल्का फुल्का फीवर आ सकता है या फिर डिजीनेस हो सकती है, बाकी कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। ये काफ़ी स्टेबल होता है और स्टोरेज, अगर इनको अच्छी स्टोरेज मिले लॉन्ग टाइम के लिए तो ये काफ़ी स्टेबल रह सकते हैं। इनका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, पॉपुलेशन के लिए ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या घातक डिजीज़ है उससे बचने के लिए, उसके रिस्क से बचने के लिए ये काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर हमें बताइए कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करें।